नमस्कार। आज बात करते हैं इतिहास विषय से संबंधित उसके जानने के तरीकों के बारे में। हम लोग इतिहास को कई रूपों में जानते हैं। ये तरीके मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त हैं। पहले भाग को हम लोग साहित्यिक स्रोत के रूप में जानते हैं और दूसरे भाग को हम लोग पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानते हैं। इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं। पहला स्रोत साहित्यिक स्रोत है एवं दूसरा स्रोत उसका पुरातात्विक स्रोत है। ये दोनों ही स्रोत काफ़ी प्रामाणिक एवं उपयोगी स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोतों में हिंदू धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, अरब यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, यूनानी लेखकों के यात्रा वृत्तांत, रोमन लेखकों के यात्रा वृत्तांत तथा चीनी लेखकों के यात्रा वृत्तांत के साथ ही साथ भारतीय लेखकों के भी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के साहित्य हैं जो कि इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत के रूप में हैं। इनमें सर्वप्रथम हम लोग वेद की चर्चा करते हैं। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यह 10 मंडलों में विभाजित है और प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और कमोवेश राजनैतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। सामवेद गायन प्रधान वेद है। इनकी ऋचाओं में लगभग वे सभी बातें वर्णित हैं जिनका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का संग्रह है। इस संग्रह के 2 भेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। इसके अलावे वेदांग एवं स्मृतियों का भी भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति और कात्यायन स्मृति गुप्त काल की रचनाएं हैं जो गुप्तकालीन धर्म और समाज पर काफ़ी प्रकाश डालती है एवं उस समय के इतिहास को जानने में उपयोगी है। भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने में महाकाव्यों का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। रामायण तथा महाभारत 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं जिनके माध्यम से हम लोग इतिहास की बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन पर इन महाकाव्यों के माध्यम से विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है तथा राज्य में होने वाले संघर्षों के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा प्राप्त होती है। पुराणों का भी भारतीय इतिहास जानने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्म पुराण हैं। इन पुराणों को इतिहासकारों ने प्रथम ऐतिहासिक रचना माना है। इनमें सभी पुराणों को मिलाकर 5 भागों में विभक्त किया है। अंतिम भाग में राजवंशों के इतिहास वर्णित हैं। उनमें शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, आंध्र एवं गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास का वर्णन हमें मिलता है। इन राजवंशों की वंश तालिका के निर्माण में हमें इन पुराणों के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण मदद प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म ग्रंथ भी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ के विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये महावंश और दीपवंश के राजवंशों के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। बौद्ध भिक्षु नागसेन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की विवेचना भी विभिन्न प्रकार के राजवंशों के जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारत के इतिहास को जानने में निश्चित रूप से भारतीय साहित्यकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान है।
मौर्य काल के इतिहास के निर्माण में हमें विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी काफ़ी मदद करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारत का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। पाणिनि का अष्टाध्यायी और उस पर लिखी टीका, पतंजलि का महाभाष्य शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। गुप्त काल के इतिहास की जानकारी में कालिदास के रघुवंश, सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रघुवंश में समुद्रगुप्त के दिग्विजय की झलक मिलती है, तो सोमदेव और क्षेमेंद्र में विक्रमादित्य की परंपराओं का उल्लेख है। इन सब के अलावे हमें अरब यात्री सुलेमान की रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में परिलक्षित होती है। अलबरूनी ने भी अपनी रचनाओं में गणित, भौतिकी, रसायन, दृष्टिशास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, दर्शन, धर्म, रीति रिवाज और समाज के समग्र रूपों का वर्णन किया है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में चीनी लेखकों की रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फाहियान, हुएनसांग तथा इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत इसमें काफ़ी सहयोग करते हैं। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया तथा उस समय के सामाजिक एवं राजनैतिक बातों की चर्चा अपने यात्रा वृत्तांत में किया। दूसरा चीनी यात्री हुएनसांग था। यह हर्षवर्धन के समय में भारत आया। इसने हर्षवर्धन और भास्कर बर्मन के बारे में लिखा है। साथ ही साथ इत्सिंग 7वीं सदी में आने वाला चीनी यात्री था। उसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई की और अपनी रचना में शिक्षण संस्था, खान पान, वेशभूषा आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की है। दूसरे नंबर पर जो प्रमाणिक स्रोत हमारे सामने उपलब्ध है वो पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ यथा अभिलेख, मृदभांड, मनके, ताम्रपत्र, भोजपत्र, स्मारक, सिक्के इत्यादि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अभिलेख मूक परंतु जीवंत ऐतिहासिक स्रोत हैं। इनमें स्तंभलेख, शिलालेख, गुफालेख, ताम्रपत्र, मुद्राभिलेख, मूर्तिलेख आदि आते हैं। इसके माध्यम से भारतीय इतिहास को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के एक अभिलेख को पढ़ा जो ब्राह्मी लिपि में था। इसको पढ़ने के बाद उस अभिलेख से यह जानकारी सामने आई कि अशोक के राज्य की सीमा क्या थी, अशोक के सिद्धांत क्या थे तथा अभिलेखों के बाद स्थान आता है मुद्राओं का। ये मुद्रा भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। ये मूक परंतु जीवंत हैं। सबसे पहला जो मुद्रा समाज में प्रचलित थी उसे पंचमार्क का सिक्का कहा जाता था। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है। बैक्ट्रियन, ग्रीक, शक, पल्लव एवं कुषाणों के सिक्के भी काफ़ी महत्वपूर्ण संख्या में मिले हैं जो विभिन्न राजवंशों के साम्राज्य विस्तार और उसकी धार्मिक आस्थाओं के बारे में बताती है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं से गुप्त राजाओं के व्यक्तिगत रुचि का पता चलता है। समुद्रगुप्त की एक मुद्रा से यह जाहिर होता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उत्खनन से प्राप्त प्राचीन भवनों और स्मारकों का भी कला एवं स्थापत्य की दृष्टिकोण से समकालीन साम्राज्यों के आर्थिक स्थिति का पता चलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भवनों के अवशेष उस काल की नगर योजना पर प्रकाश डालते हैं।
विभिन्न राजवंशों के समय में मंदिर, स्तूप, विहार एवं अन्य विभिन्न प्रकार के भवन एवं स्मारक उस साम्राज्य की आर्थिक एवं धार्मिक दशा के बारे में विस्तृत रूप से हम लोगों के सामने उनका चित्र प्रस्तुत करती है। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में एक चीज़ कहने में कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह साहित्यिक स्रोत से काफ़ी अधिक प्रामाणिक एवं उपयोगी स्रोत है, क्योंकि यह मूक भले हो किंतु प्रामाणिक स्रोत है। कारण कि ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों में विभिन्न प्रकार के दरबारी कवियों के द्वारा राजा के पक्ष में उसके गुणगान के उद्देश्य से भी रचनाएं की जाती थी, इसलिए हम पुरातात्विक स्रोत को प्रामाणिक स्रोत के रूप में मान सकते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हम लोग इतिहास को किस रूप में जानते हैं, किस रूप में देखते हैं और किस रूप में समझते हैं। साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत इतिहास को जानने के मूल स्रोत हैं और इन स्रोतों के माध्यम से हम लोग अपने स्वर्णिम इतिहास को जानते हैं, समझते हैं और क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।